नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, इसलिए मैंने पहला ही टॉपिक फोर्स उठाया। तो देखिए, फोर्स होता क्या है? इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ बॉडी। ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कि किसी भी बॉडी के शेप, साइज और स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। तो देखिए, फोर्स मैं जो है इन तीनों चीज़ों को डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी देर से डायग्राम कैसे है, तो इन तीनों चीज़ों को हम इस डायग्राम से समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला डायग्राम हमसे ये कहता है कि जो दो बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चिंटू ये मिंटू, इस बॉल को पिचका रहे हैं, मतलब इसका शेप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है? शेप ऑफ बॉडी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है? मान के चलो आप यहाँ शांतिपूर्वक खड़े हुए थे, फिर आपका दोस्त आया, आपको भगा के ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? पहले आप कैसे थे? कौन से स्टेट में थे? रेस्ट स्टेट में थे। ठीक है, फिर अब जैसे वो आपको भगा के ले गया, आप किस में आ गए? आप मोशन में आ गए। तो यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब देखो, यहाँ पे इसे प्लास पेचकस वगैरह मत समझना, ये दो हाथ बनाने की कोशिश करी है मैंने, बन नहीं पाए। तो यहाँ पे हाथों में, दो हाथों से मैंने रबर बैंड को पकड़ा हुआ है। ठीक है, फिर मैं उसे क्या कर रहा हूँ? स्ट्रेच कर रहा हूँ, मतलब उसकी क्या चीज़ चेंज कर रहा हूँ? साइज चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तीसरी चीज जो हमारी साइज चेंज का फैक्टर था, वो भी यहाँ पे हो चुका है। अब देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है तो उस पर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए। मान के चलो कोई मेरे पास एक कैप है, ठीक है, अब मान के चलो इधर से मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक तरीके से ये तो बैलेंस हो जाएगा ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना चाहते हैं, अगर उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो उस पर अनबैलेंस्ड नेट फोर्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से मैं 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ, यहाँ से 2 न्यूटन का, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ मूव करने लग जाएगा। तो इसे कहेंगे हम नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब देखिए इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुना भी होगा 9th क्लास में, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। अगर नहीं याद तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है। मतलब मान के चलो आपकी स्टेट ऑफ मोशन अभी रेस्ट है, मतलब आप रेस्ट में हो, तो उस चीज को मान के चलो आप यहाँ पे रेस्ट में थे, आपका दोस्त ने आपका हाथ पकड़ा और आपको मोशन में ले आया वो एकदम से, तो इस जगह पर क्या काम कर रहा होगा? इनर्शिया काम कर रहा होगा, जो कि आपको रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए रेजिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक और बार मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को, ठीक है, कि कोई मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। ठीक है, तो वो चीज इनर्शिया करवाता है ये चीज। ठीक है, तो वो किस चीज को रेजिस्ट करता है? स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है। कौन? इनर्शिया। तो बस यही इतना सा इनर्शिया। आप देखिए, इनर्शिया जो है 3 तरीके का हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक और बार यहां से काट के लिख दे रहा हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और तीसरा हम पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक करके मैं आपको तीनों को क्लियर करता हूं। देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मान के चलिए आप अगर रेस्ट में हैं, ठीक है, और आपको कोई मोशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी बॉडी जो है मोशन में जाने के लिए रेजिस्ट करेगी, उसे ही हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहना चाहोगे, या फिर मैं कहूँ कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अब देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, तो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का इनर्शिया मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप कभी बस में ट्रेवल करते हैं, बस एकदम से तीखे मोड़ पर जब मुड़ती है ना, तो आपकी बॉडी क्या करती है? झूलती है। जैसे कि ये बस है, ठीक है, बस इस डायरेक्शन में मुड़ी, तो
बस इस डायरेक्शन में मुड़ेगी पर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अभी स्ट्रेट बैठी हुई थी पर आप इस डायरेक्शन में मुड़ रहे हो, अब भी वो स्ट्रेट रहना चाहेगी, इसके लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। तो उसे ही हम क्या कह देंगे? इनर्शिया कह देंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में झुकेगी, उसे ही हम इनर्शिया कह देंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले लॉ से स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ होता क्या है? क्या कहता है हमसे? ए बॉडी विल ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंटिल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो जब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम एक्सटर्नली कोई फोर्स उस पर अप्लाइड ना करें। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड ना करें। कैसे? मान के चलो, अगर मैं इस पेन को यहां से रोल करता हूं तो देखिए ये एक पॉइंट पर जाकर रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि इस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगी। कौन सी लगी? एयर फ्रिक्शन, या फिर मैं बोलूं सरफेस फ्रिक्शन। दो जगह से इस पर फ्रिक्शन काम करा। ठीक है, दो जगह से इस पर रुकावट लगी। एक तो जमीन ने इसे रोकने की कोशिश करी, एक एयर ने इसे रोकने की कोशिश करी, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रुक गया। तो देखिए, ए बॉडी विल ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अगर मान के चलो ये सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होती और इस सिस्टम में बिल्कुल एयर नहीं होती तो क्या ये पेन रुक जाता? नहीं रुकता। ठीक है, तो ऐसे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम करता है। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि सिटिंग इन अ मूविंग बस और कार। ठीक है, मान के चलिए आप किसी एक मूविंग बस में या फिर कार में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है? मान के चलो, जब गाड़ी या फिर कोई बस जो है झटके से चलना स्टार्ट करती है तो आपकी बॉडी जो कि पहले रेस्ट में थी वो एकदम से सीट से चिपकने की कोशिश करती है, पीछे की डायरेक्शन में आती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम जब बाइक का एक्सेलरेशन खींचते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं बाइक में, तो आपकी बॉडी एकदम से पीछे आती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान के चलो ये बाइक है। ठीक है, तो अगर आप बाइक में बैठे हैं या आप बैठे हो, ठीक है, तो अब बाइक एकदम से आगे बढ़ी। ठीक है, तो अब भी आपकी बॉडी क्या चाहेगी? कि आप रेस्ट में रहो, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको आपकी बॉडी आपको अपोजिट डायरेक्शन में झुकाने की कोशिश करेगी। उसे ही हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया को ही एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है। तो अब देखिए मोमेंटम क्या होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक किताबी लैंग्वेज है, अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो मोमेंटम होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की मूविंग पावर। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो एक मिनट। हाँ, तो देखिए मान के चलिए एक एग्जांपल आपको दूं, तो मेरे पास दो गन हैं। ठीक है, एक मेरे पास गन कैसी भी बने, थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। ठीक है, ये एक मेरे पास ये वाली गन है। ठीक है, मैं इससे एक बुलेट को फायर कर रहा हूँ, ये रही बुलेट की गोली। ठीक है, ये इतनी बड़ी गोली है बुलेट की। और एक तरफ मैंने ये ली राइफल। ठीक है, राइफल, इसे पिस्टल कहते हैं, सॉरी। हाँ, ये पिस्टल ली मैंने और इसकी गोली जो है इतनी सी है। ठीक है, अब देखो मान के चलो मैं इन दोनों को सेम टाइम पे फायर करता हूं और ये रहा ऑब्जेक्ट जिस पे मैंने टारगेट लगा रखा है। ठीक है, टारगेट इस पे मेरे को हिट करना है। तो देखो एक तरफ ये गोली इस टारगेट को हिट करेगी, एक तरफ ये गोली इस टारगेट को हिट करेगी। दोनों की वेलोसिटी मान के चलो सेम है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी भी वेलोसिटी v है। इसका मास जो है वो काफी ज्यादा है और इसका मास बहुत कम है। तो अब मेरे को आप बता सकते हो कि कौन सी गोली इस बंदे को ज्यादा प्रभाव डालेगी, ज्यादा तेजी से लगेगी? तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे? बड़ी गोली जो है। तो बड़ी गोली क्योंकि तेज लगेगी, जो ये जो है इस गोली की क्या है? मूविंग पावर है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट का जो क्या होगा? मोमेंटम ज्यादा होगा। तो वही चीज मोमेंटम होती है। इट इज द इट इज द, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इट इज द मूविंग पावर ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोमेंटम इज द मूविंग पावर ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। और असलियत में बुकिश लैंग्वेज में होता क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कह देते हैं। अब देखो इसकी कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्या? जैसे कि मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब मोमेंटम का एक डायरेक्शन होता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं डिटेल में इसे बताने वाला हूं। और अगर इसकी एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट देखने के लिए आपको इसका फॉर्मूला देखना होगा। तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम कैपिटल P से।
इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये जो मोमेंटम हो जाएगा ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मास की एसआई यूनिट केजी, ठीक है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी की एक डायरेक्शन है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन यहाँ पे लिखेंगे सेम एज वेलोसिटी। ठीक है, सेम एज वेलोसिटी वेक्टर, उसकी जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो सेम एज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की हो जाएगी। अब हम इसके फॉर्मूले को जो है बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं ताकि इजीली विजिबल हो सके। अब देखो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि अगर मैं किसी एक बुलेट को फायर कर रहा हूं गन से, तो उसमें जो भारी, यहाँ पे मैं रिलेशंस भी लिख दे रहा हूं कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। मान के चलो एक गोली धीरे से चली और एक गोली बहुत तेजी से चली, तो कौन सी तेज लगेगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये दो रिलेशन हमने इंपॉर्टेंट भी पढ़े इसके। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरफ। तो देखिए होता क्या है, मान के चलो देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, तो देखिए द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मान के चलो कोई एक क्लोज सिस्टम है आपके पास, ठीक है, ये मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूं, क्लोज सिस्टम है। ठीक है, पर ध्यान रखना इस सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेट सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन भी ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एयर फ्रिक्शन, सरफेस फ्रिक्शन ना के बराबर होने चाहिए यहाँ पे। तो एक क्लोज सिस्टम है, मान के चलो यहाँ पे एक मास ए है, वो मास बी से जाके टकरा गया, कोलाइड कर गया। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए थी, कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी वी ए हो गई। ठीक है, अब देखो मास बी से टकराया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी थी, टकराने के बाद इसकी वी बी हो गई वेलोसिटी। तो अब इस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे एम ए यू ए प्लस एम बी यू वी, जो इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, ये पूरा पूरा इनिशियल मोमेंटम है, बराबर किसके हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के, मतलब एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इम्पल्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है, मान के चलो मैंने आपके गाल पे चांटा मारा, ठीक है, और चांटा मारते ही तुरंत मैंने गाल से थप्पड़ हटा लिया, तो वहां पे क्या चीज होगी, वहां पे इंपल्स काम करेगा। ठीक है, अगर कोई भी फोर्स एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए काम करे तो वहां पे हम उसे क्या बोल देते हैं, इंपल्स बोल देते हैं। ठीक है, गाल थोड़ा सेंसिटिव हो गया, मैं मान के चलो अपने जो हाथ है, हाथ को मैं दीवार पे मारा और झट से हटा लिया। ठीक है, तो उस समय पे दीवार पे जो फोर्स काम करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसी से डेफिनेशन से रिलेटेड ये इंपल्स को हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। जे किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू डेल टी। ठीक है, अब देखिए फोर्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए जो इंपल्स है वो भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं इसे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट जो है फोर्स की होती है न्यूटन, टाइम की होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। अब देखो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड हमें पता चल गई। अब हम इसका देखने वाले हैं कि आखिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए डायरेक्शन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इक्विवेलेंट टू फोर्स की डायरेक्शन की होती है। तो सेम एज फोर्स लिख देंगे, जैसे वहाँ पे मोमेंटम की वेलोसिटी के डायरेक्शन में थी, वैसे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी, तो सेम एज फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन करने वाले हैं, और उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे बता दूं जो कि मैंने लिख रखी है, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो प्रभाव है उसे हम इंपल्स कहते हैं। इस चीज को याद रखना, अगर आपको कभी क्वेश्चन में दिया जाए कि इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इतना, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इतना, तो ध्यान रखना वहां पे आपको क्या चीज गिवन दे रहा है, वो वहां पे इंपल्स गिवन दे रहा है, आपको इंपल्स की वैल्यू बता रहा है वहां पे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है इसका, कि हम
जे का फॉर्मूला जानते हैं, इसको पहले बॉक्स में बंद कर दूं ताकि आसानी से विजिबल हो पाए। हाँ, तो जे का फॉर्मूला हम जानते हैं, इंपल्स का फॉर्मूला एफ डॉट डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप फोर्स को खोलोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डेल टी। अब देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को भी अगर आप खोलोगे तो किसके बराबर होता है, डेल वी अपॉन डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में डेल टी। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब एम वी जो कि हम पढ़ के आए मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर। तो यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है, तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, यही यहाँ पे डेरिवेशन थी जो कि अक्सर क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, न्यूमेरिकल्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव कर दिया है कि इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए आगे हम मूव करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमने मोमेंटम पढ़ लिया है, इसलिए आपको सेकंड लॉ जो है आसानी से समझ आने वाला है। तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है हमसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, मतलब जो मोमेंटम होता है उसका मोमेंटम का चेंज और इसका भी रेट, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम का जो रेट है, मतलब इसमें हम बात करेंगे जो F है, ठीक है, जो फोर्स है, फोर्स अप्लाइड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ पे रेट की बात आई, इसका मतलब यहाँ अपॉन में डेल टी लग जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा के। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो डेल पी, मतलब डेल पी यहाँ पे ऐसे का ऐसा लिखेंगे अपॉन में डेल टी। अब देखो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, के की वैल्यू देख यहाँ पे जो है 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट के जो है वो 1 के बराबर होता है, इसका कुछ महत्व नहीं है। ठीक है, अब देखिए डेल पी को हम खोल के क्या लिख सकते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था कि डेल पी को आप जो है मास इंटू डेल वी लिख सकते हो। ठीक है, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, अपॉन में डेल टी पहले का पहला है, वैसे का वैसा लिख दिया हमने। तो फोर्स जो है अब यहाँ से किसके बराबर हो जाएगी, मास इंटू डेल वी अपॉन डेल टी, मतलब कि डेल वी अपॉन डेल टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो F बराबर एम ए यहाँ से फॉर्मूला बन के आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो कुछ लोग जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को F बराबर एम ए से भी ध्यान रखते हैं, आप रख सकते हो इससे, वरना फोर्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में, बल कहते हैं। ठीक है, एम ए बल और यहाँ पे मा। ठीक है, आप चाहो तो इसे बलमा से भी याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रिंज थोड़ा एग्जांपल लिया है मैंने, पर आप जो है फोर्स F बराबर एम ए से याद रखना। और एक और चीज़, आप इसकी डायरेक्ट जो डेफिनेशन याद रख लीजिए कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, इस लॉ ऑफ मोशन में हम ये पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि जो फोर्स अप्लाइड है वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ये अगर आप डेफिनेशन में नहीं लिखोगे तो आपका जो है एक नंबर कट भी सकता है। दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब अब जो हम मोमेंटम का जो यहाँ पे चेंज जो ले रहे हैं ना, वो किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स अप्लाइड के डायरेक्शन में होना चाहिए, जब ही हम इस लॉ को यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाली दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए तो अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपको विश्वास नहीं होता इस लॉ पे तो अपने एक चांटा मार के देखिए। ठीक है, मत मारना, मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे ये कहता है कि अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको वापस मिलेगा। कैसे, जैसे कि मान के चलो मैंने क्या करा, इस हाथ से इस हाथ पे फोर्स लगाई। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस हाथ से इस हाथ पे फोर्स लगाई, तो अब इस हाथ ने अपोजिशन में मेरे को इस हाथ पे भी फोर्स लगाई, तो इसलिए मेरे को दोनों पे एक झटका और एक पेन फील हुआ छोटा सा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। मान के चलो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लूंगा जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रॉकेट है। ठीक है, ये रॉकेट है मेरे पास। तो देखो अगर इस रॉकेट को ऊपर उड़ना है, थोड़ा असली जैसा लगना चाहिए, हाँ, अगर इस रॉकेट को ऊपर उड़ना है तो इस रॉकेट को क्या करना पड़ेगा, अपने फ्यूल से इस जमीन पर, ठीक है, इस सरफेस पर, ग्राउंड पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जब ये रॉकेट अपने फ्यूल से इस ग्राउंड पर फोर्स लगाता है तो ग्राउंड इसे अपोजिशन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से इसे एक
पुश मिलता है, इसे एक लिफ्ट मिलती है जिस वजह से उड़ पाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया रॉकेट का। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या करा, रॉकेट ने एक फोर्स लगाया, उसके अपोजिशन में और उसका इक्वल फोर्स जो है ग्राउंड लगाया रॉकेट पर, जिस वजह से रॉकेट को एक पुश मिला और वो रॉकेट उड़ पाया। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको एक ईजी एग्जांपल से समझा दिया है। अगर आपको और ईजी चाहिए तो आप अपने दोस्त के या किसी भाई बंधु के, मारना मत यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मजाक तक सीमित रहने देना इसे। ये हाथ कैसे बनाते हैं, हाँ, आप क्या करना, एक चांटा मार के देखो। ठीक है, तो आप उसके गाल पे चांटा मारोगे और तुरंत उसके चांटा हटा दोगे, तो आपने उसके गाल पे चांटा मारा तो आपके हाथ ने उसके गाल पर फोर्स लगाया एक। तो अब देखो, अगर आप जब आपने हाथ हटा लिया तो उसके गाल ने भी तो आपको आपके हाथ को एक फोर्स लगाया। ठीक है, आपको फील हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो अपने हाथ को तेजी से दीवार में मारो, एकदम तेजी से। ठीक है, तो आपको फील हो जाएगा कि आपने दीवार को जो फोर्स लगाया वही दीवार ने उल्टा आपके हाथ पे फोर्स लगाया। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाता है। और इसके हम एप्लीकेशन जो है अब लास्ट तक पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, इसके जो एप्लीकेशंस हैं हम लास्ट तक पढ़ने वाले हैं। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, कॉल आया था एक, है ना। तो देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ मोशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जब तक के लिए आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो में थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं अपने प्यारे प्यारे ख्यालातों को। बाकी आप, अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन एक तरीके से फ्री है। मैंने कुछ चार्जेस भी नहीं लगा रखे हैं उस पर, ना ही कभी लगने वाले हैं। तो आप अपने डाउट्स को कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। जब तक के लिए बने रहिए इसी तरीके से। जब तक, धन्यवाद।